देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDLA 138 हिंदी भाषा विविध, ठीक है, विविध विधाएं, ये हमारी बुक का नाम रहेगा BHDLA 138। अगर मैं बात करूं, इसका मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। अब हम लोग बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे भाई मेरे, आत्मकथा क्या होती है और आत्मकथा के बारे में आपको बताऊंगा। देखो एक चीज बता दूं, लेखक जब अपने जीवन के बारे में लिखता है तो भाई मेरे हम उसको आत्मकथा बोलते हैं। जैसे तुम लोग हो ना, जैसे तुम लोग अगर मान लो 40-50 साल तक अगर आपने जीवन जिया है, जब उसके बारे में, यानी जब लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है और अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं भाई मेरे, आत्मकथा कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है भाई आत्मकथा को। आत्मकथा में क्या है भाई, लेखक अपने जीवन में, जो उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई हैं उनका वर्णन करता है। जैसे मैं मान लो एक लेखक हूं और मैंने अपने जीवन के ऊपर भैया आत्मकथा लिख दी। जैसे इसमें जूठन नहीं है, जो 5वां चैप्टर मैंने आपको जूठन पढ़ाया था, वो भी क्या है, वो एक प्रकार की आत्मकथा है, जिसमें कह सकते ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी है उसका वर्णन कह सकते भाई मेरे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किया है। तो आत्मकथा में कोई व्यक्ति, जैसे अगर आप देखोगे महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिख रखी है, सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा लिख रखी है, अगर आप देखोगे मंडेला ने अपनी आत्मकथा लिख रखी है। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं, वो अपने जीवन के बारे में बताते कि मैंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया, क्या अनुभव किया। लेकिन आत्मकथा में जो लेखक लिखता है ना, वो उसके फाइनल विचार होते भाई, यानी अंतिम निष्कर्ष जो लिखता है कोई व्यक्ति लेखक, वो अपनी आत्मकथा में लिखता है, ठीक है। और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। और आत्मकथा का जो लेखक होता है उससे हम लोग अपेक्षा करते भैया हर कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ लिखे। कहने का मतलब क्या भाई, अगर कोई आदमी अपने बारे में लिख रहा तो भैया झूठी बातें ना लिखे, ईमानदारी से लिखो। और जैसे कई बार हम लोग अपनी आत्मकथा अपने बारे में स्वयं लिख रहे हैं, तो भाई हमने अपनी अच्छी बातें तो लिख दी, लेकिन बुरी बातें तो हमने लिखी नहीं। हमारे जीवन में जो बुरी घटनाएं थी या जो बुरे विचार थे उसको तो नहीं। यानी आत्मकथा के लेखक से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि भाई जो व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिख रहा है पूरी ईमानदारी के साथ लिखे। ये नहीं बढ़िया बढ़िया बातें तो लिख दी, अच्छी अच्छी बातें तो लिख दी, लेकिन आपके जीवन में जो कमियां थी, आप में जो बुराइयां थी, आपने तो उनका वर्णन ही नहीं किया है। तो कहने का मतलब अच्छी आत्मकथा तभी मानी जाएगी जब आप अपने जीवन की अच्छी बातों के साथ साथ आप अपने जीवन की जो ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप बताना नहीं चाहते हैं उनका भी अगर आप वर्णन कर रहे हैं, तो आपकी जो आत्मकथा है सबसे बेहतरीन आत्मकथा मानी जाएगी। आत्मकथा के लेखक से हम लोग क्या अपेक्षा करते हैं भाई, भावुकता। क्योंकि बहुत सारे जो लेखक होते हैं अपने बारे में लिखते हैं बहुत भावुक हो जाते हैं ना, और बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल। तो आत्मकथा लिखते समय किसी भी लेखक को बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं में बह करके आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए। क्योंकि जब कोई लेखक भावनाओं में बह करके अपनी आत्मकथा को लिखेगा तो सच्चाई को नहीं लिख पाएगा, ठीक है, वो सिर्फ भावनाओं में रह जाएगा। आत्मकथा को लिखते समय हमें आत्म स्वीकृति करनी चाहिए भाई, हमें अपनी अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को लिखना चाहिए कि भाई मेरे, अगर हम लोग आत्मकथा लिख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आत्मकथा लिख रहा है तो उसमें आत्म स्वीकृति होनी चाहिए। अपनी अच्छी बातों को लिखे, साथ साथ अपनी बुरी बातों का भी वर्णन हमें अपनी आत्मकथा में करना चाहिए। जैसे आपके एग्जाम में पूछ सकता कि भाई मेरे डायरी, क्या पूछेगा, डायरी और आत्मकथा में अंतर बताओ। देखो भाई, डायरी तो डेली की लिखी जाती है, डायरी का जो लेखक रहता है ना वो डेली लिखता है, लेकिन आत्मकथा कह सकते हो कि जीवन में एक बार लिखी जाती है, जब पूरा जीवन जी लेते हैं। आत्मकथा में जो लेखक अपने विचार देता है ना, फाइनल विचार है भाई मेरे। आत्मकथा के लेखक के विचार बदलते नहीं, लेकिन डायरी का जो लेखक है उसके विचार डेली बदलते रहते हैं, क्योंकि वो भाई मेरे समय समय पर परिवर्तन होता है। अरे कह सकते भाई मेरे, जो डायरी है डायरी रोज लिखी जाती है, तो डायरी का जो लेखक है उसके विचार परिवर्तनशील हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं डायरी के लेखक के। लेकिन आत्मकथा का जो लेखक है उसके विचार जल्दी नहीं बदलते हैं, उसके विचार फिक्स हैं भाई मेरे। डायरी आत्मकथा के लेखक के, डायरी का लेखक के विचार बदले। डायरी में हम भाई मेरे हम डेली रोजमर्रा के जीवन को लिखते हैं, डे टू डे लाइफ को किसमें लिखा जाता है, डायरी में लिखा जाता है। डायरी तो रोज लिखी जाती है भाई मेरे, लेकिन आत्मकथा रोज नहीं लिखी जाती है। 40-50 साल जब कोई व्यक्ति जीवन जी लेता है तब अपने जीवन के बारे में,
डायरी कह सकते हो कि डायरी में डीपली लिखा जाता, विस्तार के साथ लिखते हैं। अरे भाई डायरी डेली लिखी जा रही है ना, तो विस्तार के साथ हम लिखते हैं। और आत्मकथा में विस्तार के साथ नहीं, लेखक अपने जीवन के महत्वपूर्ण बातों को ही लिखता है, जो आत्मकथा का लेखक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे क्या रहेगा, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। देखो भाई, आत्मकथा को तो लेखक स्वयं लिखता है, आत्मकथा जो लिखता है ना वो आदमी अपने बारे में स्वयं लिखता है, लेकिन जो जीवनी होती है ना वो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। जैसे किसी ने भैया महात्मा गांधी के ऊपर जीवनी लिख दी, तो महात्मा गांधी तो अब है नहीं ना। अब जैसे मान लो कोई अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के ऊपर जीवनी लिख दी। अब मान लो किसी आदमी ने कह सकते भाई भगत सिंह के ऊपर जीवनी लिख। जीवनी का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर कुछ लिखता है वो जीवनी होती है। और जब लेखक अपने बारे में स्वयं लिखता है, लेखक जब अपने बारे में स्वयं लिखता है तो हम उसको आत्मकथा कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखता है, जैसे मैं एक लेखक हूं और भैया मैंने किसी और व्यक्ति के बारे में लिख दिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, जीवनी बोलते हैं। आत्मकथा जो होती है आंतरिक होती है। आत्मकथा में जो लेखक होता है ईमानदारी के साथ लिखता है और उससे अपेक्षा की जाती है वो अपने जीवन की सारी बातों को लिखे। आत्मकथा जो होती है थोड़ी अस्पष्ट होती है। जीवनी क्या होती है, जीवनी जब लेखक किसी दूसरे के बारे में लिखता है ना तो उसको जितना पता है उतना लिखता है। और खास तौर से जो जीवनियां लिखी जाती है ना उसमें कोई किसी व्यक्ति को जब आदर्श बना के लिखता है वो जीवनी है। जैसे मान लो कि तुम्हारे प्रेरणा स्रोत गांधी है, तुमने भैया गांधी की जीवनी लिख दी। तुम्हारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अंबेडकर है, तुमने अंबेडकर जी के ऊपर जीवनी लिख दी। तुम्हारे प्रेरणा स्रोत भगत सिंह है, तुमने भगत सिंह के बारे में जीवनी लिख दी। तो जीवनी जो होती है हम लोग जो लिखते हैं, जीवनी में हमेशा अच्छी बातें की जाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी से प्रभावित होकर के जीवनी लिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो आत्मकथा होती है उसमें अगर आप देखो भाई मेरे, जो हमारी आत्मकथा होती है, आत्मकथा तो हम लोग स्वयं लिख रहे हैं। इसलिए आत्मकथा के लेखक से हम उम्मीद करते हैं कि आत्मकथा का जो लेखक है अपने बारे में सारी चीजों का विस्तार से वर्णन करे, सारी चीजों को विस्तार से बताए, डीपली बताए। आत्मकथा का लेखक। जीवनी का लेखक भाई मेरे कोई दूसरा आपके बारे में लिख रहा है तो वो व्यक्ति जितना जानता है वो उतना लिखेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लिख पाएगा ना। अरे भाई जीवनी में क्या है, कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे के ऊपर लिख रहा है तो भाई दूसरा आदमी उस व्यक्ति के बारे में जितना जानेगा उतना ही तो लिखेगा ना। एक्स्ट्रा तो लिख नहीं सकता ना, फालतू तो लिख नहीं सकता ना। जितना उस व्यक्ति को पता है या उस इंसान को, उस व्यक्ति को जितना चीजें पता है वो उतनी बातें ही लिख पाएगा। तो खास तौर से थोड़ा अंतर होता है भाई आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा भाई मेरे, यात्रा वृत्तांत की विशेषता बताओ। भाई यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जैसे मान लो भाई हम लोग अगर कहीं पर घूमने फिरने गए हैं, कहीं पर अगर आप लोग घूमने फिरने गए हो तो घूम फिर करके जब हम लोग आते हैं तो वहां के जो अनुभव के लिखते हैं उसी को बोलते हैं भाई मेरे यात्रा वृत्तांत। जैसे मान लो भाई मैं कश्मीर की यात्रा करने गया था, तो कश्मीर की यात्रा करने के बाद मैं कश्मीर कैसे घूमने गया, मैंने कश्मीर में क्या क्या देखा, वहां के लोग कैसे थे, वहां के रीति रिवाज कैसे थे, इन सब के बारे में जब लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, जैसे मान लो आप लोग अमेरिका घूमने गए, तो अमेरिका घूमने गए थे भैया, किससे गए थे, वहां कैसे गए, वहां पर आपने क्या क्या देखा, वहां के कौन कौन सी चीजों को आपने देखा, आपके वहां के कैसे अनुभव थे, आपने वहां प्रकृति कैसे देखी, प्रकृति के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां के जहां लोग घूमने गए वहां के लोग कैसे हैं, उनका बोलचाल कैसे, उनकी बोली भाषा कैसे है, इनके बारे में वर्णन करते हैं। वहां क्या क्या सुंदर, भाई इसी को बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत भैया हमेशा वर्णनात्मक शैली में वर्णन किया जाता है कि जैसे मैं घूमने गया तो भाई हम लोग बस से घूमने गए थे और बस में बैठे, बस जब एक नदी के किनारे जा रही तो लग रहा था कहीं बस नदी में न गिर जाए। जब हम बस हमारी होटल में पहुंची तो हम लोग उतर गए, रात भर हम लोग रहे, होटल में रहे, सुबह हम लोग घूमने गए और सुबह हम लोग जाकर के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को वहां पर देखा। और हम लोगों ने इस प्रकार से जब लिखा जाता है उसी को बोलते हैं भाई मेरे यात्रा वृत्तांत। यानी जब आप लोग कहीं घूमने फिरने गए हो, घूम फिर करके जब हम लोग आते हैं और जब उसके विचार को लिखते हैं, जब उसके अनुभव को लिखते हैं, हम लोगों ने वहां क्या देखा, वहां के जैसे आप लोग कहीं घूमने फिरने गए हो, बस से गए थे या ट्रेन से गए थे,
वहां की प्रकृति कैसा था, वहां की सुंदरता कैसे है। जैसे आप लोग कहीं घूमने फिरने गए भैया, वहां के कौन कौन से स्थल हैं, वहां मंदिर कैसे हैं, वहां पर कैसे हैं, वहां के लोग कैसे थे, वहां के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उनके कैसे रीति रिवाज थे, उनकी कैसी पूजा वूजा होती थी, वो लोग कैसे भाषा बोलते थे, उनका खान पान क्या है। जब हम इस चीज को लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। और यात्रा वृत्तांत हम किस शैली में लिखते हैं भैया, वर्णनात्मक शैली में। क्योंकि यात्रा वृत्तांत में हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, वर्णन करते हैं, किसी चीज का डीपली में एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भाई मेरे, वर्णन कर रहे हो आप लोग ना, तभी तो हम लोग उसको भाई मेरे यात्रा वृत्तांत करें, क्योंकि उसमें मैं क्या कर रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं। यानी बहुत विस्तार से जब हम चीजों को बताते हैं तब हम उसे यात्रा वृत्तांत करें ना भाई। क्योंकि जब आप घूमने फिरने गए हो, वहां के बारे में देखो तो विस्तार से लिखोगे ना, इसलिए यात्रा वृत्तांत जो है वर्णनात्मक शैली में लिखा जाता है, एक्सप्लेन करता है इसमें लेखक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, इसमें हम लोग देखेंगे यात्रा वृत्तांत और डायरी में अंतर बताओ। देखो अगर बात करूं भाई मेरे, जो यात्रा वृत्तांत होता है, जब हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं उसके बारे में जो लिखते हैं वो भाई मेरे होता है यात्रा वृत्तांत। यानी डायरी को तो डेली लिखा जाता ना, डायरी को तो हम रोज लिखते हैं, लेकिन यात्रा वृत्तांत जो होता है जब कहीं घूमने फिरने जाते हैं तभी लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एक चीज बताऊं, जैसे मान लो भाई मैं रोज डायरी लिखता हूं, मैं रोज डायरी लिखता हूं और मैं कहीं घूमने फिरने गया हूं, तो डायरी में यात्रा वृत्तांत को लिखा जा सकता है। क्या बोला मैंने, कि जो डायरी होती है, डायरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, यात्रा वृत्तांत को लिख सकते हैं ना। जैसे भाई मान लो कि मैं रोज डायरी लिखता हूं और एक दिन मैं घूमने गया हूं, तो घूमने वाली बातें मैं डायरी में लिखूंगा ना, तो ये अंतर होता है। डायरी को तो डेली लिखा जाता है और डायरी का जो लेखक है उसमें अपने लेखक निजी विचार लिखता है। और डायरी को कह सकते हैं भाई मेरे छपवाने के उद्देश्य से नहीं लिखा जाता है। क्या है, जब हम लोग डायरी लिखते हैं ना, तो ये नहीं हमारा उद्देश्य होता कि भाई हमें अपनी डायरी को छपवाना है या उसको प्रकाशित करवाना है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है उसको खास तौर से छपे और साहित्यिक रूप से यात्रा वृत्तांत को लिखा जाता है। यात्रा वृत्तांत को हम जो लोग लिखते हैं, जैसे मैं कहीं घूमने फिरने गया हूं तो वहां लोग और घूमने फिरने जाएं या लोग और वहां पर यात्रा करें, इसलिए कह सकते हैं यात्रा वृत्तांत जो होता है इस उद्देश्य से लिखते हैं कि भाई मेरे वहां पर और लोग भी घूमने फिरने जाएं। यात्रा वृत्तांत जो है सार्वजनिक रूप से पढ़ने के योग्य होता है। यानी यात्रा वृत्तांत जो हम लोग लिखते हैं दूसरे आदमी के लिखते हैं। जैसे मैं कहीं घूमने गया हूं भाई और वहां के बारे में मैंने अगर लिखा है तो मैं यही चाहता हूं ना बाकी लोग उसको पढ़ें और वहां घूमने फिरने जाएं। लेकिन यात्रा वृत्तांत जो है दूसरे को पढ़ने के लिए लिखते हैं। लेकिन डायरी जो लिखी जाती भाई मेरे, वो लेखक अपने लिए पढ़ने के लिए लिखता है और डायरी में यात्रा वृत्तांत को लिखा जा सकता है। जैसे कोई आदमी रोज डायरी लिखता है तो भाई अगर कहीं घूमने फिरने चला गया तो डायरी में यात्रा वृत्तांत वाली भी बातें लिख देगा। तो ये डिफरेंस होता भाई मेरे यात्रा वृत्तांत और क्या होते हो डायरी में। और एक चीज और बता दूं, यात्रा वृत्तांत में अगर आप देखोगे तो यात्रा वृत्तांत रोज नहीं लिखे जाते हैं लेकिन डायरी रोज लिखी जाती है, ये अंतर है। यात्रा वृत्तांत जो होता है उस एक बार में ही यात्रा वृत्तांत पूरा लिख लिया जाता है, लेकिन डायरी को तो हम डेली लिखते हैं ना। और डायरी में अगर आप देखोगे डेली दिन तारीख डेट डाल कर हम लिखते हैं, लेकिन यात्रा वृत्तांत को ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसमें डेट डाल करके लिखें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यात्रा वृत्तांत में हम डेट और नंबर भी डाल करके लिख देते हैं। यात्रा वृत्तांत में अगर आप देखोगे तो हम बहुत रोचक ढंग से लिखते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि लोग उसको पढ़ें और वहां पर घूमने फिरने जाएं। डायरी में हम बहुत ज्यादा रोचक ढंग से नहीं लिखते क्योंकि हमें भैया वही हमको डेली पढ़ना है ना। और डायरी के जो विचार हैं निजी होते हैं। यात्रा वृत्तांत में जो विचार है भैया दूसरों को आकर्षित करवाने के लिए यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है कि लोग वहां और भी घूमने फिरने जाए। ये फर्क होता है भाई, ये अंतर क्या होता है डायरी और यात्रा वृत्तांत में, क्या भाई ये अंतर है। अगला देखेगा रिपोर्ताज की क्या विशेषता। रिपोर्ताज क्या है? रिपोर्ताज मतलब भाई मेरे होता है जैसे रिपोर्ट नहीं होती है, जैसे किसी घटना का अगर आपने घटना को देखा है और उस घटना का अगर आपने वर्णन कर दिया, यही है भाई मेरे रिपोर्ताज। रिपोर्ताज अगर आप देखते हैं समाचार, जो लोग समाचार पत्र होते हैं, जो मीडिया में आपने देखा होगा ना, लोग बोलते भैया हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो मीडिया में जो रिपोर्टर होता है वो रिपोर्टिंग करता है। अरे वही रिपोर्ट को बोलते ना कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, उसी रिपोर्ट को साहित्य में रिपोर्ताज बोला गया। यानी किसी घटना के बारे में जब हम लोग लिखते हैं या किसी घटना के बारे में जब वर्णन किया जाता है उसी को रिपोर्ताज कहते हैं। ठीक है,
रिपोर्टाज कह सकते जो भी आपने घटना लाइव देखी है वो रिपोर्टाज है। ये नहीं कि आपने कोई घटना देखी ना, झूठी रिपोर्टाज नहीं लिखा जाता है। रिपोर्टाज सत्य घटनाओं पर लिखे जाते हैं, ठीक है, काल्पनिक रिपोर्टाज नहीं होता है। जैसे मान लो भाई आप एक मान लो कहीं पुल गिर गया, पुल गिरने से पुल गिरा तो कितने लोग मरे, कितने लोगों की जानें गई, कैसे गिरा, इस प्रकार से जब लिखा जाता है तो उसी को रिपोर्टाज बोलते हैं। जैसे एक रिपोर्टर नहीं लिखता समाचार पत्रों में जैसे लिखा जाता है, उसी प्रकार का भैया रिपोर्टाज होता है जो रिपोर्ट होती है। और जो रिपोर्टाज होता तात्कालिक होता है, यानी ताजी घटनाओं के रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। ये नहीं 50 साल पहले की घटना है उसका रिपोर्टाज लिखा, अरे रिपोर्टाज नहीं है भाई, वो बासी खबर हो जाएगी। कहने का मतलब जो रिपोर्टाज होता तात्कालिक होता है, यानी रिपोर्टाज जो लिखे जाते हैं तुरंत जो ताजी ताजी घटनाएं घटी होती हैं उन घटनाओं को लेकर के रिपोर्टाज का लेखन किया जाता है, ठीक है। रिपोर्टाज में जीवंतता होती है, यानी रिपोर्टाज ऐसे लगने चाहिए कि भाई वो सच्चाई है, सच लिखा गया है। रिपोर्टाज को लिखते समय कभी भी पक्षपात लेकर के रिपोर्टाज नहीं लिखना चाहिए। जैसे भाई तुम रिपोर्ट बना रहे हो, तुम्हारा कोई दुश्मन है उसके बारे में तुमने बुरा बुरा लिख दिया, ऐसे मत करो भाई। रिपोर्टाज अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिख रहा है तो रिपोर्ट में किसी व्यक्ति के बारे में बुरा ना लिखे, निष्पक्ष होकर के लिखना चाहिए, ईमानदारी के साथ रिपोर्टाज को लिखना चाहिए। रिपोर्टाज को हमेशा पत्र लेखन में करो, जैसे पत्र नहीं लिखे जाते हैं, लेटर लिखे जाते हैं, उस लेटर की शैली में लिखे जाते हैं। आज जो रिपोर्टाज है साहित्य में भी आ गया है, आज साहित्य में भी रिपोर्टाज लिखते हैं। जैसे रिपोर्ट होती, कई प्रकार की रिपोर्ट, आप लोगों ने रिपोर्ट देखा ना, उसी रिपोर्ट को रिपोर्टाज बोलते हैं। जैसे आप देखो भाई डॉक्टर भी तो रिपोर्ट देता है, डॉक्टर रिपोर्ट नहीं देते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जो विभाग है, जैसे कृषि विभाग है, और जैसे कृषि विभाग होता है और वाणिज्य विभाग होता है, ठीक है, या ये लोग भी तो अपनी रिपोर्ट देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो भाई जैसे आदिवासी विभाग, आदिवासी मंत्रालय है, जो हमारे अलग अलग मिनिस्ट्री होती है मंत्रालय, वो भी तो अपनी रिपोर्ट देता, सालाना रिपोर्ट देता है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो पिछड़ा आयोग है, या जो कह सकते कि हमारे यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे कि भाई कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों की साल जाने गई, ये भी तो एक प्रकार की रिपोर्ट होती है जो रिपोर्ट दी जाती है। हमारे देश में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, तो इस प्रकार से भी रिपोर्ट लिखी जाती है, ये भी रिपोर्टाज है। लेकिन साहित्य में जो रिपोर्टाज लिखा जाता है वो किसी सत्य घटना पर लिखा जाता है और ये लेखक कोई लिखता है। रिपोर्टाज भाई तात्कालिक होता है, यानी तुरंत जो घटना घटी है, बासी खबरों पर नहीं, यानी पुरानी घटनाओं पर रिपोर्टाज नहीं लिखे जाते हैं। रिपोर्टाज वही लिखे जाते हैं जो तात्कालिक घटना है, जो तुरंत घटना, उस पर रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। और अगला हम बात करें भैया रिपोर्टाज और समाचार पत्र में क्या अंतर है, तो समाचार जो है उसमें तथ्य बहुत होते हैं, लेकिन रिपोर्टाज जो होता है लेखक अपनी भावनाओं की दृष्टि उसमें शामिल करता है। रिपोर्टाज भाई मेरे कह सकते कि जिसमें लेखक अपना दृष्टिकोण, अपनी भावनाओं को शामिल करके लिख रहा भाई मेरे, वो रिपोर्टाज है। समाचार पत्र में तथ्य होते हैं, कोई घटना कितने बजे घटी, कब घटी, कितने लोगों की जाने गई, कितने लोग मरे, इस प्रकार से चीजों को हम लोग भाई क्या लिखते हैं, रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। लेकिन समाचार ऐसे लिखे जाए, रिपोर्टाज में कह सकते हैं भैया लेखक की दृष्टि है, लेखक की भावनाएं रिपोर्टाज में शामिल हैं। लेकिन समाचार एक प्रकार से तथ्यात्मक होता, कोई समाचार में जैसे समाचार में कोई घटना लिख रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो घटना कितने बजे घटी, कैसे घटी, कब घटी, कहां घटी, इस प्रकार से चीजों को लेकर के हम लोग समाचार लिखते हैं। लेकिन जो रिपोर्टाज होता है वो कोई लेखक लिखता है, भावनात्मक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से जो रिपोर्ट लिखी जाती है उनको हम लोग रिपोर्टाज बोलते हैं। अगला भैया लघु कथा क्या होती है। लघु कथा आपके टॉपिक में चैप्टर में है नहीं, इसलिए लघु कथा हम नहीं लेंगे, और ना तो आपको इसमें लघु कथा और कहानी का, यानी कहानी लंबी होती है और लघु कथा भाई छोट होती है। लघु कथा यानी जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं, जिसको हम लोग भाई मेरे शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। लघु कथा को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, शॉर्ट स्टोरी अंग्रेजी में बोला जाता है। लघु कथा जो कम सीमित कहानी है उसको बोलते हैं। लघु कथा में पात्र बहुत कम होते हैं, उसमें कोई एक घटना है या कोई एक विचार है, वो लघु कथा होती है। लेकिन जो कहानी होती है, कहानी लंबी होती है, कहानी बड़ी होती है, और कहानी का कोई ना कोई संदेश होता है। कहानी अगर आप देखो कई कहानियां भावनात्मक कहानियां होती हैं, उसमें भाव होते हैं। कई अगर आप देखोगे साहित्यिक कहानियां होती हैं, कई सामाजिक घटनाओं पर कहानियां होती हैं या सामाजिक समस्याओं पर कहानियां होती हैं। कहानियों में घटनाक्रम ज्यादा होते हैं और कहानियों में कई सारे पात्र होते हैं।
तो ये अंतर क्या था भाई मेरे, कहानी और लघु कथा में अंतर हो सकता है। अगला देखेंगे भाई डायरी की विशेषता बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछा जा सकता है। डायरी की विशेषता बताओ। डायरी क्या है भाई, जब कोई लेखक डेली अपने बारे में लिख रहा है, अपने जीवन डे टू डे लिखता है, उसको भाई मेरे डायरी बोलते हैं। डायरी क्या है, डायरी एक प्रकार का भाई मेरे व्यक्तिगत लेखन है। जब हम रोज अपने बारे में लिख रहे हैं उसको बोलते हैं डायरी। डायरी को रोजानामा भी कहा जाता है। और डायरी जो लिखी जाती है ना, ऐसा नहीं कोई लेखक ही डायरी लिखता, सामान्य व्यक्ति भी डायरी लिखते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे हम लोग भाई अगर आप लोग पढ़ने जाओगे ना, जैसे हम लोग स्कूल जाओगे ना, तो स्कूल में भैया स्कूल के बच्चे भी डायरी लिखते हैं। वो पता कैसी डायरी लिखते हैं, वो लिखिएगा पहली क्लास हमारी हिंदी की थी, तो हिंदी वाली टीचर ने क्या होमवर्क दिया। दूसरी क्लास हमारी हिस्ट्री की थी, तो हिस्ट्री वाली टीचर ने हमको क्या होमवर्क दिया है। तीसरी क्लास हमारी इंग्लिश की थी, तो इंग्लिश के टीचर ने क्या होमवर्क दिया है। चौथी क्लास हमारी गणित की थी, तो गणित के टीचर ने हमें क्या होमवर्क दिया है। इस प्रकार से स्कूल का बच्चा भी डायरी लिखता है, ताकि उसको क्या होमवर्क मिला इस प्रकार से। और टीचर भी अपनी डायरी लिखते हैं। टीचर क्या डायरी लिखता है, टीचर लिखता डायरी में अपने कि आज फलाने दिन मैंने इस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया। इस प्रकार से टीचर भी डायरी लिखते हैं। अगर आप देखोगे जो सरकारी स्कूल है वहां पर टीचरों को देखोगे तो बाकायदा अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। अधिकारी आके चेक करता है भाई तुम पढ़ा क्या रहो, कहां पहुंचे हो सिलेबस में। तो टीचर भी डायरी लिखता है, स्कूल के बच्चे भी डायरी लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने, अगर मैं बताऊं तो आप लोगों ने स्कूल में डायरियां लिखी होंगी। अगर आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़े जहां पर डायरी लिखने की व्यवस्था थी या वहां पर डायरी लिखी जाती थी, तो आप लोगों को पता होगा कि डायरी कैसे लिखी जाती है। उसी प्रकार से अगर आप देखो किसी आदमी को डायरी लिखने का बड़ा शौक होता है। बहुत लोग शौकिया डायरी लिखते हैं, शौक है भाई डायरी लिखने का। तो डायरी डेली लिखा जाता है। एक चीज बताऊं, डे टू डे लिखा है डायरी में। जैसे आज मान लो 5 तारीख है, तो 5 तारीख में पूरे दिन क्या किया वो सारा यानी पूरे दिन में क्या किया, क्या घटा, उसके बारे में जब हम लिख रहे हैं तो भाई मेरे उसी को क्या बोलते हैं भाई, डायरी लेखन। डायरी में जो होता भैया, लेखक अपने विचार लिखता और निजी विचार लिखे जाते भाई मेरे डायरी में। डायरी में जो लेखक लिखता है भाई मेरे, डायरी में लेखक के क्या होते हैं भाई मेरे, निजी विचार होते हैं। ठीक है, डायरी में लेखक के कैसे विचार हैं, निजी विचार हैं, पर्सनल विचार हैं। और डायरी में जो लेखक होता ना, वो छपाने के उद्देश्य से डायरी नहीं लिखी जाए भाई। अगर आप देखोगे कोई आदमी अगर डायरी लिख रहा तो उसका उद्देश्य नहीं कि मैं डायरी को छपवाऊंगा, डायरी को मैं प्रिंट करवाऊंगा, इस उद्देश्य से नहीं। और डायरी का जो लेखक होता है वो सिर्फ अपने लिए डायरी लिखता है, दूसरे के लिए डायरी नहीं लिखी जाती है। खासियत डायरी की है। डायरी की अगली विशेषता क्या है, डायरी में हम डेट वोट डाल करके भाई मेरे डायरी लिखते हैं। ठीक है, और डायरी डेली लिखी जाती है। और पूरा दिन में कह सकते हैं, जैसे मान लो अपने पूरा दिन हो गया, जब सोने जाते हैं तो लास्ट में हम लोग डायरी लिखते हैं। ठीक है, डायरी का जो लेखक होता है उसके विचार भैया बदलते रहते हैं। एक बात देखोगे कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे विचार बदलते हैं। इसलिए डायरी में अगर कोई व्यक्ति डायरी में कुछ बातें लिख रहा है तो हो सकता है कि 5 साल 10 साल बाद वो व्यक्ति उस बातों से मुकर जाए, मना कर दे, क्योंकि डायरी का जो लेखक होता है ना उसके विचार भैया बदलते रहते हैं। अरे भाई मान लो तुम 20 साल के थे डायरी लिखते थे, अब तुम 50 साल को डायरी लिख रहे हो, तो भैया 20 साल में तुम जो बातें बोलते थे या तुम्हारे जो विचार थे, हो सकता है जो विचार बदल गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डायरी का जो लेखक होता है उसके विचार बदलते रहते हैं। अरे भाई मान लो कोई 12 साल का बच्चा डायरी लिख रहा है, कितना 12 साल का बच्चा था डायरी लिखता था। ठीक है, और मान लो अब वो 25 साल का है लड़का है, तो 12 साल में जो उसकी बातें थी अलग थी, आज 25 साल में उसकी बातें अलग हो गई। इसका मतलब क्या है कि डायरी का जो लेखक होता है उसके विचार या उसके अनुभव बदलते रहते हैं। लेकिन भैया जो आत्मकथा का लेखक है, जो जीवनी का लेखक है, उसके विचार नहीं बदलते हो भैया, फिक्स विचार हैं आत्मकथा वाले के विचार और जीवनी लिखने वालों के विचार, यात्रा वृत्तांत लिखने वाले के विचार फिक्स हैं, वो नहीं बदलेंगे। लेकिन डायरी का लेखक भैया बदलता। डायरी क्या है, दिन प्रतिदिन का हमारा जो लेखा जोखा होता है, दिन भर में हमने क्या किया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कहां गए, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, यही सारी बातें हम लोग क्या करते भाई मेरे डायरी में लिखते हैं। डायरी कोई भी अगर आप देखोगे कोई व्यक्ति लिखता होगा तो इसी प्रकार से भाई मेरे हम लोग डायरी का लेखन करते हैं। अगर आप लोगों ने भी कभी डायरी लिखी हो तो इसी प्रकार से डायरी का लेखन किया होगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई हमारा क्या रहेगा, पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन के प्रकार और विशेषता बताइए। पत्र क्या होते हैं भाई मेरे, तो पत्र अगर आप देखोगे भाई मेरे पत्र कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता भैया औपचारिक पत्र, जैसे हम लोग प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, थाना
अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, ठीक है, हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, किसी मंत्री को पत्र लिखते हैं, तो भाई एक पत्र होता है जो इसको बोलते हैं औपचारिक पत्र, यानी जो हम किसी पद पर या किसी पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको लिखते हैं। जैसे प्रिंसिपल को पत्र लिख दिया, यूनिवर्सिटी के चांसलर को पत्र लिख दिया, थाना इंचार्ज को पत्र लिख दिया, मेयर को पत्र लिख दिया, या सांसद विधायक को पत्र लिया, प्रधानमंत्री को, ये होता भैया औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होता है जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं या जो लोग किसी पद पर बैठे हैं, ऐसे लोगों को जो पत्र लिखा जाता है भैया होता औपचारिक पत्र। और अगला होता भाई मेरे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है जिन लोगों को हम लोग जानते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दीदी दादा दादी, नाना नानी, मौसी मौसा, यानी जो हम लोग अपने परिवार में या फैमिली में जो रिलेटिव हैं उनको जो पत्र लिखे जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं भाई मेरे, वो अनौपचारिक पत्र होता है। जैसे पिता ने पुत्र को पत्र लिखा, पुत्र ने पिता को पत्र लिखा, तो ये क्या एक सारा का भाई अनौपचारिक पत्र होता है। और अनौपचारिक औपचारिक पत्र क्या है, जैसे सरकारी पत्र होता है, जैसे एक सरकार ने दूसरे, जैसे मान लो हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र, सरकारी पत्र हो गया। जो औपचारिक पत्र होते हैं सरकारी पत्र होते हैं या व्यवसायिक पत्र होते हैं। व्यवसाय यानी जैसे एक व्यवसाय करने वाले लोगों ने दूसरे को लिखा, जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को अगर लेटर लिख रही है तो भैया कैसा पत्र होगा, औपचारिक पत्र होगा। पत्रों में क्या होता, पत्र जो होता भैया उसमें सीमित भाषा में बातों को लिखा जाता। पत्र की विशेषता क्या है, पत्र में पहली विशेषता क्या होती है कि उसमें हम लोग सीमित भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत विस्तार से नहीं लिखते हैं, मुख्य बातें ही भाई मेरे पत्र में लिखी जाती, फालतू बातें पत्र में नहीं लिखते हैं। पत्र जो होता है उसमें अगर आप देखोगे तो हम सीधा संवाद करते हैं, बहुत घुमा फिरा करके भाई मेरे पत्र में बातें नहीं होती कि उसमें कोई बहुत एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा नहीं, सीधी सीधी बातें पत्र में लिखी जाती हैं। जो पत्र लिखा जाता, पत्रों की खासियत यह भी होती है कि उसमें हम लोग भाई सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सारी बातें भी हम लोग भाई मेरे पत्र में करते हैं, ठीक है। पत्र किसको लिख रहे हैं सबसे पहले उसका लिखते हैं, और जो व्यक्ति पत्र लिखा वो अपने बारे में सबसे नीचे अपना नाम वाम लिखता है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि पत्र होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से भाई मेरे साहित्य में भी पत्र लिखे जाते हैं। जैसे एक लेखक दूसरे लेखक को पत्र लिख रहा है, जैसे प्रेमचंद ने भैया राकेश मोहन को पत्र लिख दिया, राकेश मोहन ने भैया किसी और को पत्र लिख दिया, तो कह सकते भाई मेरे कि जो साहित्य होता है उसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो पत्र लिखा जाता है, और पत्र लिखने की परंपरा हम लोगों को वहां पर भी देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं जैसे भाई पत्र की विशेषता बताओ, भाई पत्र की अगर मैं विशेषता की बात करूं तो पत्र क्या भैया लिखित संप्रेषण होता है। अरे भाई मेरे पत्र एक ऐसी चीज है जिसमें बातचीत तो होती है लेकिन लिख करके बातचीत होती है, इसलिए वो भाई बोलते हैं कि पत्र जो है लिखित संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब भैया बातचीत करना, ठीक है। और कैसा पत्र कैसा, तो भैया लिखित। जैसे अगर आप लोग देखोगे ना, अरे जैसे आज हम लोग भाई व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करते, तुमने इधर से लिखा हेलो, उन्होंने लिखा हेलो, आपने लिखा कैसे हो, उन्होंने बोला ठीक है, बोला तुम क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बैठा हूं खाली। ये क्या है, एक प्रकार का लिखित संप्रेषण हो गया ना। तो इसी प्रकार से भैया जो पत्र होता है ना, पत्र में भी लिखित संप्रेषण होता है, लिख करके अपनी बातों को रखा जाता भाई मेरे पत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि पत्र में हम लोग लिख करके बातचीत करते हैं। यानी पत्र में जो लेखक होता है वह लिख करके अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने रखता है। यानी इसमें हम लोग लिख करके अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई मेरे यह विचार हैं। यानी हम लोग पत्रों में विचारों को क्या करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, लिख करके अपनी बातों को कहते हैं भाई मेरे पत्र में। दूसरा, पत्र में क्या निजता होती है भाई। पत्र भाई अगर आप देखोगे ना कि कोई आदमी किसी दूसरे का पत्र और लेटर नहीं लिखता है, पत्रों को बहुत निजी माना जाता है। इसलिए अगर आप देखोगे जैसे आप किसी को पत्र भेजोगे ना अगर किसी के हाथ से, तो वो आदमी पढ़ता नहीं है, तो पत्रों में निजता बनी रहती है कि भाई पत्र जो होते हैं बहुत प्राइवेट होते हैं, पर्सनल होते हैं। इसलिए हम लोगों को भाई मेरे किसी के पत्र को पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे जो डाकिये से पत्र भेजा जाता है, ऐसा नहीं पोस्टमैन पढ़ थोड़ी लेगा भाई। अगर किसी आदमी किसी को लव लेटर भेज रखा है, या पत्रों में खुफिया जानकारी होती है, या व्यक्तियों के पर्सनल विचार होते हैं, व्यक्तिगत बातें होती हैं, इसलिए भाई मेरे पत्रों में निजी बातें बहुत होती हैं। इसलिए हमें किसी पत्र में जो होता भैया कैसी बातें लोग करते हैं, निजी बातें करते हैं, पर्सनल बातें करते हैं, पारिवारिक बातें करते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। इसलिए पत्रों में हम लोगों की दूसरी विशेषता कि भाई मेरी निजता होती है। पत्र में क्या था, अगली पत्र की अगली विशेषता क्या है भैया, आत्म अभिव्यक्ति।
यानी पत्र के जरिए लोग अपनी बातों को बताते हैं। आत्म अभिव्यक्ति का मतलब यानी अपने विचारों को रखना, अपनी बातों को रखना। पत्र का जो लेखक होता ना, वो अपनी बातों को पत्र के जरिए कहता है, ठीक है। यानी पत्र का जो राइटर है, जो लिखने वाला व्यक्ति भाई, वो क्या करता है जी, आत्म अभिव्यक्ति करता है, यानी अपनी बात को कहता है या अपनी बात को बताता है। यही बोलते भाई मेरे आत्म अभिव्यक्ति। यानी पत्र को हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, चीजों को बताते हैं कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं। पत्र में ये चीजें होती हैं कि आत्म अभिव्यक्ति होती है। पत्र का जो लेखक है वो अपने मन के, उसके मन के अंदर जो बातें हैं, जो विचार हैं, वो दूसरे व्यक्ति के सामने हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, पत्र में लिखने का प्रयास करते हैं। अगला पत्र की विशेषता क्या, पत्र में तात्कालिकता बहुत होती है। तात्कालिकता यानी पत्र जो थे भैया ताजी बातों पर लिखे जाते हैं। पत्र जैसे मान लो कि तुमको मैंने पत्र लिखा, फिर तुमने मेरे को पत्र लिखा, फिर मैंने आपको पत्र लिखा, फिर आपने हमको पत्र लिखा, तो पत्र भैया तात्कालिक होते हैं। ऐसा नहीं, यानी पत्र में जो बातें की जाती हैं ताजी बातें की जाती हैं। ऐसा नहीं 500 साल पुरानी बात नहीं करता भाई मेरे को पत्र में जो होती भैया तात्कालिकता। इसका मतलब क्या कि जो पत्र होते हैं वो खास तौर से मौजूदा समय की जो बातें उसमें पत्र में की जाती हैं। पत्र में पुरानी बातें नहीं, तात्कालिकता एक चीज बताती भैया, पत्र जो है वो जल्दी से पहुंचते हैं, तुरंत के जो विचार होते हैं, ताजे विचार होते हैं, वो पत्रों में थे। दूसरा पत्र में क्या, तो पत्र भाई मेरे बहुत ज्यादा सहजता होती है। पत्र लिख करके हम लोग किसी से बातचीत कर सकते हैं और अपने विचार को हम किसी से भाई मेरे बता सकते हैं, या किसी व्यक्ति के विचारों को जानना है तो हम लोग पत्र को अपना सकते हैं या पत्र लेखन कर सकते हैं। पत्र लिख करके भी भाई हम लोग किसी व्यक्ति के विचारों को या किसी व्यक्ति के भावों को आराम से जाना जा सकता है कि उस व्यक्ति के क्या भाव हैं या उस व्यक्ति के क्या विचार हैं। इसको हम पत्र लेखन करके आसानी से या सरलता से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पत्र और आत्मकथा क्या है। पत्र तो मैंने आपको बता दिया भाई, पत्र तो कह सकते हो कि पत्र जो है उसमें लेखक अपने निजी विचार लिखता है। पत्र में दो व्यक्तियों की बातचीत होती है, लेकिन जो आत्मकथा होती है लेखक अपने बारे में स्वयं लिखता है, ये आत्मकथा होती है। आत्मकथा जो होती है उसमें लेखक अपने बारे में, और आत्मकथा जो लिखा जाती है भैया वो किसी उसको छपवाने के उद्देश्य से लिखा जाता है, लेकिन पत्र को छपवाने के उद्देश्य से नहीं लिखा जाता है। पत्र में दो व्यक्तियों की बातचीत है, लेकिन आत्मकथा जब कोई व्यक्ति लिखता है तो किसी पूरे समाज को बता रहा है कि भाई मैंने कैसा जीवन जिया, मैंने जीवन में क्या किया। तो ये अंतर भाई पत्र और आत्मकथा। पत्र और संस्मरण क्या था, संस्मरण क्या था ये भी मैं बता दूं भाई मेरे। संस्मरण को अंग्रेजी में बोलते हैं मेमोरीज। जैसे मान लो भाई मेरे कि मेरे जीवन में कोई घटना घटी हो, मान लो आज के 10 साल पहले मेरे साथ कोई घटना घटी, आज मैं उस घटना के बारे में अगर लिख रहा हूं, इसी को बोलते हैं संस्मरण। संस्मरण यानी आप याद करके किसी घटना को लिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं भाई मेरे संस्मरण। संस्मरण में क्या होता है कि लेखक है, कोई घटना होती है और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं भाई मेरे संस्मरण। संस्मरण क्या है, संस्मरण किसी बीती हुई घटना के बारे में याद करके लिखा जाता है, लेकिन जो पत्र होता है वो ताजी घटनाओं के बारे में लिखे जाते हैं। और पत्र में दो व्यक्तियों की बातचीत होती है, लेकिन संस्मरण का जो लेखक होता है वह किसी बीती हुई घटना के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है। भाई अगर हम संस्मरण की बात करें, संस्मरण क्या है, संस्मरण भाई आपके साथ, जैसे मान लो आप आज 25 साल के हैं, 10 साल के जब आप थे तो आपके घर में कोई घटना गई, जैसे मान लो आपके घर में भैया चोरी हो गई थी, चोर कैसे आए थे, कैसे चोरी हुई थी, उस समय क्या हुआ था। अगर उस घटना के भाई 10 साल के जब तुम थे तब तुम्हारे घर में भाई मेरे हो गई चोरी, बहुत बड़ी चोरी हो गई थी, तुम्हारा घर का सब लूट उट ले गए थे, लेकिन अब तुम 25 साल के हो गए हो। अब उस चोरी की घटना के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तब हम उसको बोलेंगे संस्मरण, क्योंकि आप तुम उसको भैया याद करके लिख रहे हो ना, आज की तो बात नहीं, आज इतने साल पहले की बात अब लिख रहे हो ना, उसी को हम लोग बोलते भाई मेरे संस्मरण बोला जाता है। तो भाई ये क्या अंतर है। अगला एक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, मुक्ति बोध के पत्रों का सार बताइए। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। देखिएगा अगर मैं मुक्ति बोध के पत्रों की सार बात करूं तो भैया मुक्ति बोध का पहले पूरा नाम जान लो। इनका नाम है गजानंद माधव मुक्ति बोध। क्या नाम है इसका, गजानंद माधव मुक्ति बोध नाम है। और मुक्ति बोध के जो पत्र हैं इसका सार कई बार पूछता है, मुक्ति बोध के पत्र जो हैं कैसे हैं। मुक्ति बोध ने अपने पत्रों में अपने जीवन की संघर्षों के बारे में लिखा। भैया मुक्ति बोध जो है अपने पत्रों में अपने जीवन में जो उसने जो संघर्ष किया है, जो समस्याएं रही उसको लिखता है। मुक्ति बोध
अपने पत्रों में अपनी आत्म अवलोकन करता है, यानी लेखक अपने कर्तव्यों को नहीं बल्कि अपनी सामाजिक अन्याय के खिलाफ लिखा है। मुक्ति बोध के जो पत्र हैं, मुक्ति बोध ने साहित्य के उद्देश्य से भाई मेरे पत्र लिखे हैं। मुक्ति बोध मानते कि वह साहित्यकार हैं और समाज के यथार्थ से जुड़ना चाहिए, यानी मुक्ति बोध ने अपने पत्रों में समाज को संदेश दिया है और अपने जीवन की सच्चाई को लिखा है। मुक्ति बोध केवल कल्पना और भावुकता से नहीं बल्कि सच्चाई के साथ उन्होंने अपने पत्रों को लिखा है। मुक्ति बोध राजनीतिक चेतना की बात करते हैं। पत्रों के माध्यम से मुक्ति बोध ने हमारे समाज में जो साम्यवाद है, जो वर्ग संघर्ष है, जो शोषण है, उसकी बात को मुक्ति बोध ने कहा। मुक्ति बोध कहते हैं कि भारतीय समाज में शोषण है, भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष है। इस प्रकार की मुक्ति बोध अपने पत्रों में पूंजीवाद, समाजवाद, इन सब के खिलाफ लिखते हैं। अगर मैं मुक्ति बोध की बात करूं तो मुक्ति बोध ने साहित्य को अविभाज्य माना है। मुक्ति बोध आत्म अवलोकन को रचनात्मक मानते हैं। मुक्ति बोध ने अपने पत्रों को ईमानदारी के साथ लिखा है। मुक्ति बोध लेखक को अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और झूठी प्रशंसा और लोकप्रियता से पीछे नहीं भागना चाहिए। यानी ये मुक्ति बोध के भाई मेरे पत्रों का सार है। और एक बात बता दो, मुक्ति बोध के पत्रों का सार क्या है? ये एग्जाम में हो सकता है भाई मेरे, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पहले भी अगर मैं बात करूं तो मुक्ति बोध के पत्रों का सार इन लोगों ने पूछ रखा है। कभी आता है, कभी नहीं आता। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 100% ही मुक्ति बोध आ जाए, लेकिन भाई मेरे मुक्ति बोध का मैंने जिक्र इसलिए कर दिया क्योंकि ये लोग कई बार मुक्ति बोध के पत्रों का एक सार लेकर के इन लोगों ने पूछ रखा है, भाई मुक्ति बोध के पत्रों का सार बताइए। ठीक है, तो मुक्ति बोध जो है उनका नाम क्या भैया? गजानंद माधव मुक्ति बोध है। और इन्होंने अपने एक कवि हैं जिनका नाम है नेमी चंद जैन, उनको उन्होंने पत्र लिखा था। और ये जो पत्र मुक्ति बोध ने लिखा है 26 अक्टूबर 1945 को और 30 अक्टूबर 1945 को लिखा है और बनारस से लिखा था। इस पत्र में ये जो पत्र है सरस्वती कार्यालय में जब वो थे तब बैठे बैठे उन्होंने लिखा था। मुक्ति बोध ने इसमें कोई भूमिका नहीं बनाई है। शुरुआत में नेमी चंद जैन को द्वारा पत्र न भेजने की शिकायत मुक्ति बोध ने की है। मुक्ति बोध जो है अपने जीवन में कर्तव्यों के भार से मुक्त होना चाहते हैं। मुक्ति बोध अपने पत्र में बताता कि भैया उनके जीवन में जो कर्तव्य हैं उनसे वह मुक्त होना चाहते हैं। मुक्ति बोध ऐसी मुक्ति का कामना करता है। फिर लेखक के बारे में सूचना देते हैं कि कविताओं को सुधारने में उनका बहुत सारा समय निकल जाता है। फिर थोड़ा सा आराम दे करके मुक्ति बोध नेमी चंद बाबू को अपना भाव प्रकट करते हैं। यानी मुक्ति बोध जो है एक प्रकार से कह करके कहते हैं, मुक्ति बोध जो है घर गृहस्थी के को अधिकतर लोग अपना जीवन आदर्श मानते हैं, लेकिन मुक्ति बोध कहते हैं भैया जो घर गृहस्थी है के कारण से आदमी 16 आना गधा हो जाता। मुक्ति बोध कहते हैं कि घर गृहस्थी में आकर के व्यक्ति क्या हो जाता भैया? 16 आना गधा हो जाता है। लेखक स्वयं पर टिप्पणी करते हुए मानो हंसते हुए कहते हैं कि अभी इसका फलसफा को पूरा ना करें। यानी मुक्ति बोध करें भैया कि आदमी 16 आना गधा कब हो जाता है? जब वह घर गृहस्थी में बंधता है, घर गृहस्थी जब उसके ऊपर आती है। और मुक्ति बोध जो है विद्रोह कर दूं इस प्रकार की अपनी बातें कहते हैं। और अपने किसको बोलते हैं? नेमी चंद जैन को उन्होंने इस पत्र में अपनी बातें कही हैं। मुक्ति बोध के जो पत्र हैं इसको लेकर के अगर कुछ आएगा तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही लिख करके आना। कई बार आपसे 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा मेरा चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा? रिपोताज। और इसमें एकलव्य के नोट को लेकर के कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिपोताज तो मैंने आपको बता दिया, रिपोताज क्या होता, किस प्रकार से होती है। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे भाई एकलव्य के नोट क्या है। देखो रिपोताज की क्या विशेषता है। रिपोताज भैया ऐतिहासिक होता है। किसी जो ऐतिहासिक घटना होती है, किसी इतिहास की जो घटना होती है उस पर रिपोताज लिखे जाते हैं। और रिपोताज होते हैं कथा शैली में लिखा, जैसे कथा नहीं लिखी जाती, कोई स्टोरी लिखी जाती है, उस शैली में रिपोताज लिखा जाता है। रिपोताज जो है ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखे जाते हैं। जो रिपोताज होता है चित्रात्मकता होती है, यानी रिपोताज ऐसा लिखना चाहिए जैसे अगर कोई व्यक्ति पढ़े तो उसके सामने वो चित्र प्रकट हो जाए। रिपोताज विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी रिपोताज जब लिखो तो लोगों का उसमें विश्वास हो। ऐसा नहीं झूठी बातों पर या झूठी चीजों पर रिपोताज नहीं लिखे जाते हैं। रिपोताज की शैली क्या है? रिपोताज की जो शैली भाई एक प्रकार से यथार्थवादी शैली, यानी जो यथार्थवादी घटनाएं होती है उन्हीं पर रिपोताज का लेखन हम लोगों को करना चाहिए। तो रिपोताज काफी इंपॉर्टेंट है।
अब बात करेंगे भाई हम लोग यहाँ पर एकलव्य के नोट। ठीक है, एकलव्य के नोट की हम लोग यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर एकलव्य का जो नोट है ये क्या है, क्योंकि एकलव्य के नोट पेपर में पूछा जा सकता है, इसमें दे भी रखा है। जैसे एकलव्य के नोट क्या हैं? एकलव्य के नोट जो हैं ये श्रुतु अश्रुतुपूर्ण संघार का महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है। वास्तव में प्रति परिकथा द्वारा लिखा गया एकलव्य नोट। ध्यान देने वाली बात है, प्रति परिकथा के केंद्र में पारनपुर गांव का चित्रण है। आजादी के बाद बदले हुए गांव की कहानी जो है एकलव्य के नोट हैं। जैसे पारनपुर बिहार के पूर्णिया जिले का एक बड़ा सा गांव है जहां पर सभी जातियों के लोगों के टेले हैं। और पालनपुर में भैया कोई 8वीं पास है, कोई मैट्रिक है, कोई मिडिल क्लास है, और 1.5 दर्जन लोग कवि हैं, 2 दर्जन कथाकार हैं, 2 साहित्यकार हैं, 1 नाटककार हैं। इस गांव की आत्मा की धड़कन है। दलित एवं स्त्रियों की शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ते को देखते हुए रेणु ने लिखा है, पिछले साल एक हरिजन ने बीए पास किया है। सबसे पहले लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं। जिले की एकमात्र साहित्यिक पत्रिका एक कुमारी कवित्री की रचनाएं हमेशा छपती हैं, परंतु साथ ही स्त्रियों के प्रति पुरुषों की प्रवृत्ति को भी रेणु बताते हैं। रेणु फरीश्वरनाथ रेणु हैं। शिक्षण संस्थानों में भ्रष्टाचार को और जातिवाद को इस नोट में बताया गया है कि पारनपुर का स्कूल जहां की व्यवस्था बहुत चिंतनीय है। गत 3 वर्षों से कोई हेडमास्टर 2 महीनों से ज्यादातर नहीं टिक पाते हैं। जाति और पंचायत गांव में दल बदल और ऊपर चढ़े करेले की भुजिया स्कूल में है। पुस्तकालय की स्थापना हुई है, लेकिन आज तक पुस्तकालय में पुस्तक नहीं आई है। पिछले 5 वर्षों से स्कूल का पुस्तकालय बंद पड़ा है, उसे हड़पना लोग चाहते हैं। सरकारी रेडियो बिकू बाबू की सुहागरात में बजने के लिए गया, उसी रात खराब होकर के यहाँ पर पड़ा है। बैटरी का पैसा सरकार के बराबर वसूला जा रहा है। तो कहने का मतलब कि एकलव्य के नोट में बिहार पूर्णिया जिले में है, वहां की एक गांव है, उस गांव की घटना के बारे में यहां पर बताया जाए कि गांव कैसे बदहाल है, गांव में कैसी चीजें हैं, और गांव में जातिवाद है, छुआछूत है, संप्रदायवाद है, और किस प्रकार से अब धीरे धीरे गांव में विकास हो रहा और चीजें हो रही हैं। यही कह सकते एकलव्य के नोट में इसमें भाई मेरे बताया गया है। तो एकलव्य का नोट भी आपके एग्जाम में हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको भाई मेरे करना ही करना है। मैं बता दूं, एकलव्य का जो नोट है खास तौर से अगर आप देखोगे, हरीश्वरनाथ रेणु जो हैं मैला आंचल और प्रति परिकथा जैसे उपन्यासकार हैं। और जो अगर एकलव्य के नोट की अगर मैं भाषा की बात करूं तो ग्रामीण अंचल की भाषा है। इसमें कह सकते हैं आम बोलचाल की जो भाषा उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। हरीश्वरनाथ रेणु ने इसी भाषा का कह सकते प्रयोग यहाँ पर किया है। किसमें? एकलव्य के नोट में। तो एकलव्य का नोट भाई मेरे करके जाना है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर का भाई मेरे चैप्टर नंबर 10वां क्या है? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इसमें से मैं आप थोड़ा सा यात्रा वृत्तांत देखो। यात्रा वृत्तांत जो होता है भाई मेरे ना, वो पहली बात क्या होती है, यथार्थ आधारित होता है। यथार्थ यानी कोई भी लेखक जब यात्रा वृत्तांत लिखता है और कहीं घूमने फिरने जाता है, उस घटना को लिखता है, तो यथार्थ यानी सच्ची। यात्रा वृत्तांत में लेखक स्वयं द्वारा देखी गई और सुनी गई घटनाओं को लिखता है। यानी यात्रा वृत्तांत जब कोई लिखता है तो लेखक ने जो घटना देख रखी है, जो घटना सुन रखी है, उन्हीं के बारे में लेखक लिखता है। यानी यथार्थ यानी सच्चाई को लिखता है। यानी यात्रा वृत्तांत में लेखक कल्पना आधारित नहीं बल्कि वास्तविक घटनाओं को लिखता है। यात्रा वृत्तांत में भाई मेरे हम लोग स्थान क्या है, यात्रा वृत्तांत में हम लोग स्थान और परिवेश को बताते हैं। क्या बताते हैं भाई मेरे? यात्रा वृत्तांत में जो लेखक होता है स्थान और परिवेश लिख लेना। यात्रा वृत्तांत में लेखक क्या भैया? स्थान और परिवेश। यात्रा वृत्तांत का जो लेखक होता है, यात्रा वृत्तांत जब लिखता है तो जिस स्थान पर गया, जहां पर घूमने गया, वहां की जलवायु कैसे है, वहां की सभ्यता कैसे है, वहां की संस्कृति कैसे है, वहां के लोगों का खान पान कैसे है, वहां के लोगों का पहनावा कैसे है, इन सब के बारे में लेखक बताता है। यानी लेखक जिस स्थान पर घूमने जाता है, यात्रा करने जाता है, वहां के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, वहां के मौसम के बारे में, वहां के लोगों के खान पान के बारे में, वहां के लोगों के पूजा पद्धति के बारे में लेखक भैया यात्रा वृत्तांत में लिखता है।
तीसरी विशेषता क्या होती है भाई मेरे यात्रा वृत्तांत की? तीसरी विशेषता होती है कि अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव। अनुभव क्या लिखना, यहां पर लिख देना भाई मेरे व्यक्तिगत, व्यक्तिगत अनुभव। देखो यात्रा वृत्तांत का जो लेखक है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को लिखता है। देखो कोई भी लेखक अगर यात्रा वृत्तांत को लिख रहा है तो लेखक के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो लेखक की जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, वही लेखक यात्रा वृत्तांत में अपने लिखता है। यानी जो भी लेखक है, लेखक जो यात्रा वृत्तांत लिख रहा है, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को लेखक यात्रा वृत्तांत में लिखता है। इसमें लेखक का दृष्टिकोण विचार से, यानी यात्रा वृत्तांत का जो लेखक होता है, लिखते समय यात्रा वृत्तांत में लेखक अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी प्रक्रियाओं को भी लेखक यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं। यात्रा वृत्तांत की भाई मेरे चौथी खासियत क्या है? यात्रा वृत्तांत में रोचकता होती है। कोई भी लेखक जब यात्रा वृत्तांत को लिखता है तो इसको इतने अच्छे ढंग से लिखता है, इतने बढ़िया ढंग से लिखता है ताकि उसमें रोचकता बनी रहे। यात्रा वृत्तांत का जो लेखक है वो यात्रा वृत्तांत को सरल भाषा में रोचक ढंग से लिखता है ताकि जो लोग यात्रा वृत्तांत को पढ़ें वहां पर घूमने का उनका मन करे। इसलिए लेखक जो होता है भाई मेरे, यात्रा वृत्तांत का जो लेखक होता है वो इतने अच्छे से लिखता है, इतनी बढ़िया से लिखने की कोशिश करता है ताकि जो भी उस यात्रा वृत्तांत को पढ़े उसका तुरंत मन करे कि भाई हम लोगों को भी वहां पर घूमना चाहिए या घूमने जाना चाहिए। दूसरा, यात्रा वृत्तांत का जो लेखक होता है सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारियां, जो लेखक यात्रा वृत्तांत लिखता है जहां पर घूमने गया है वहां के लोगों का समाज कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, इनको भी कह सकते हैं यात्रा वृत्तांत का लेखक अपने लेखक में बताता है। मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण, यात्रा वृत्तांत का जो लेखक होता है वो जिस शहर में गया है, जहां पर घूमने गया है, वहां के लोगों के अंदर की बातें क्या हैं, वहां के लोगों की मनस्थिति कैसे है, वहां के लोगों का स्वभाव कैसा है, यह भी लेखक यात्रा वृत्तांत में लिखता है। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत का लेखक भाई इस प्रकार की बातों को लिखता है अगर हम लोग यात्रा वृत्तांत की बात करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यात्रा वृत्तांत को लेकर के पूछ सकता है, और अगर आएगा तो यात्रा वृत्तांत को लेकर के तो आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं ये आप बता देना। जैसे यात्रा वृत्तांत और संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ताज। संस्मरण क्या भाई? संस्मरण आप लोग कह सकते हो कि जब जो किसी बीती हुई घटना के बारे में लिखते हुए वो भाई संस्मरण होता है। रिपोर्ताज क्या होता है? रिपोर्ताज यानी वास्तविक घटना पर भाई मेरे रिपोर्ताज लिखे जाते हैं। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण में हम किसी घटना के बारे में लेखक जिक्र करता है लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहता है। रिपोर्ट में कहती है, रिपोर्ट हम किसी घटना के बारे में, कहीं कोई घटना देखी है, सुनी है, तुरंत की तात्कालिक घटना के बारे में भाई हम रिपोर्ट लिखते हैं। यात्रा वृत्तांत रिपोर्ट है भाई, यात्रा वृत्तांत हम लोग जहां घूमने फिरने जाते हैं वहां के बारे में लिखते हैं। रिपोर्ताज क्या है? रिपोर्ताज भाई कोई भी अगर कोई घटना घटती है उसके बारे में लिखते हैं। यात्रा वृत्तांत में क्या है? जहां लेखक घूमने फिरने जाता है वहां के अपने निजी अनुभव के बारे में, वहां लोग कैसे हैं, वहां के वातावरण कैसा है, वहां का चीजें कैसे, उसके बारे में लिखता है। रिपोर्ट में कहता है आपने कोई घटना देखी है, सुनी है, उसके बारे में जो डिटेल में लिखा जाता है उसी को भाई मेरे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्ताज बोलते हैं। तो ये रिपोर्ताज और यात्रा वृत्तांत में अंतर है। तो इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा खास तौर से यात्रा वृत्तांत को लेकर के, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, यही आपको एग्जाम में भी लिख करके आना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई क्या 11वां क्या रहेगा? जीवनी निराला की साहित्य साधना। यानी अगर आप देखोगे भाई मेरे, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं उनके ऊपर एक जीवनी लिख रखी है जिसका नाम है निराला की साहित्यिक साधना। तो एक जीवनी है जिसका नाम है निराला की साहित्यिक साधना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि, कथाकार, उपन्यासकार हैं। वह छायावाद के मुख्य कवियों में से रहे हैं। ठीक है, उन्हें प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और मानववाद के रचनाओं से माना जाता है। जो जीवनी है कि भाई मेरे, एक जीवनी लिखी गई है जिसका नाम है निराला की साहित्य साधना। तो जीवनी जो है निराला की जो साहित्य साधना, इसमें क्या है? कह सकते हो कि निराला को उनकी कविता छायावाद के कोमल प्रभाव से लेकर के यथार्थवाद के तीखे स्वर तक उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया है। निराला की जो जीवनी लिखी गई उसमें भावनात्मक, काव्यात्मक सौंदर्य और बाद में सामाजिक शोषण और विद्रोह और बदलाव के स्वर हैं। निराला की भाषा में जो संस्कृत के शब्द हैं, जो क्लासिक गरिमा है, उसका भी जीवनी में जिक्र किया गया है।
निराला का जो काव्य संग्रह है, निराला ने कौन कौन से काव्य लिखे, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना, आराधना। तो निराला ने इस प्रकार के कविताएं लिखी हैं। इन निराला की कविताओं के बारे में इस जीवनी में बताया गया है। निराला का जो गद्य लेखन है, निराला न केवल कवि है बल्कि उपन्यासकार भी है, और निराला ने निबंध भी लिखे हैं। निराला ने भैया समाज में जो समस्याएं हैं, जो स्त्री समस्या है, जो गरीबों की समस्या है, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके ऊपर भी निराला ने लिखा है। तो निराला की जीवनी में भी बताया गया है। निराला ने जो जो उपन्यास लिखे हैं, जैसे निराला ने अप्सरा उपन्यास लिखा है, अलका उपन्यास लिखा है, निर्मला उपन्यास लिखा है, ठीक है, चोटी की पकड़ उपन्यास लिखा है। निराला के जो निबंध हैं, जैसे रवि प्रभा, प्रबंधन, पद्यावती, तो निराला के जो उपन्यास हैं, जो निबंध है, उनके बारे में निराला की जीवनी में बताया गया। निराला जी ने, निराला का जो विद्रोही स्वभाव है, निराला की रचनाओं में, निराला ने अपनी कविताओं में शोषण को लेकर के, अंधविश्वास को लेकर के, रूढ़ियों को लेकर के, पाखंड को लेकर के, सामंतवाद को लेकर के अपनी कविताओं में लिखा है। तो जीवनी में ये चीजें बताई गई निराला का। निराला की कविता तोड़ती पत्थर, तोड़ती बंधन, बाहों में पग, प्राण की भूखो जागो, जैसे कविताओं में निराला जी विद्रोही स्वभाव है। तो निराला जी की जीवनी में बता कि निराला जी का जो स्वभाव भैया विद्रोही स्वभाव है। निराला का नारियों के प्रति जो सम्मान है, जो करुणा है, निराला की कविताओं में नारियों के प्रति विशेष संवेदना है, और निराला नारियों के सशक्तिकरण और करुणा की बात करते हैं। निराला मानते हैं कि जो महिलाएं ममतामयी हैं, महिलाएं संघर्ष करती हैं। निराला की कविता सरोज स्मृति में उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु पर निराला ने जो कविता लिखी है, उसका हृदय स्पर्श करती है। तो निराला जी ने महिलाओं को लेकर के, समाज में जो पाखंड है, इन सब को लेकर के जो कविताएं लिखी है, उसके बारे में निराला की जीवनी में बताया गया है। निराला जो भैया भाषा क्या है, निराला जो है पारंपरिक शैली का प्रयोग करते हैं। निराला संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हमें ज्यादा दिखाई करते हैं। निराला का साहित्य में क्या योगदान है, ये जीवनी में बताया गया। निराला छायावाद से लेकर के यथार्थवाद की कविताएं निराला ने लिखी है। निराला जो है क्रांतिकारी चेतना का कवि है, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ और समाज की सच्चाई को निराला ने लिखा है। निराला स्वतंत्र चेतना का और निर्भीक रचनाकार है। ये उनकी जीवनी में बता के निराला जो है भैया वो एक कह सकते छायावाद से लेकर के यथार्थवाद तक निराला ने कविता लिखी है। ये निराला की जीवनी साहित्य साधना में बताया गया है। यानी निराला की एक जीवनी है जिसका नाम है भैया साहित्य, निराला की साहित्य साधना। उसमें इस प्रकार से निराला के पूरे जीवन के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें बताई गई हैं। निराला की जो साहित्य साधना है उसमें निराला को लेकर के बता कि निराला जी का जीवन कोई सामान्य नहीं है। उन्होंने साहित्य लिखने की साधना की है। निराला ने अपने दुखों का, संघर्षों का, सामाजिक बंधनों का, विद्रोह का, अपनी आत्मा की पुकार को लेकर के सभी रचनाओं को उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। निराला हिंदी साहित्य के महाकवि के रूप में माने जाते हैं। ये बातें निराला की जीवनी में, जिसका नाम है निराला की साहित्य साधना, उसमें सारी बातें बताई गई हैं। तो भाई मेरे जीवनी निराला की जो साहित्य साधना है, इससे आपके एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन 100% आ सकता है, या आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा, संस्मरण महादेवी वर्मा। इसमें हम लोग भाई मेरे संस्मरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि आखिर ये संस्मरण क्या होता है। देखो, संस्मरण एक गद्य की विधा है जिसमें लेखक अपने पूर्व, यानी लेखक के जो पहले के अनुभव होते हैं, जो अनुभव बीत चुके हैं, उनके बारे में जब लेखक लिखता है तो उसी को भाई मेरे हम लोग क्या बोलते हैं, संस्मरण बोलते हैं। संस्मरण में लेखक अपने जीवन की यादों को, यानी लेखक के जीवन की जो यादें हैं उनको याद करके जब लेखक लिखता है तो उसको संस्मरण बोलते हैं, ठीक है। संस्मरण में किसी खास घटना क्या होता भैया, जब लेखक किसी खास घटना के बारे में या किसी खास क्षण के बारे में जो बीत चुका है उसके बारे में जब बताता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, संस्मरण बोला जाता है, ठीक है। जब लेखक अपने जीवन की किसी घटना या किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई भावनात्मक याद को बताता है या उसे साहित्य का रूप देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, संस्मरण कहते हैं। अब संस्मरण की क्या विशेषता है देखिएगा, संस्मरण जो होते हैं भैया वो सत्यता पर आधारित होते हैं। क्या संस्मरण की पहली विशेषता कि भैया सत्यता होती है। संस्मरण पूरी तरह से लेखक अपने अनुभव पर लिखता है और संस्मरण काल्पनिक नहीं होते हैं।
बल्कि सच्चाई पर लिखे जाते हैं, सत्यता पर होते हैं। संस्मरण में व्यक्तित्व की झलक होती, क्या होती है भाई मेरे, कि कोई भी जो संस्मरण होता है उस पे व्यक्तित्व की क्या होती है, व्यक्तित्व की झलक होती है। ठीक है, संस्मरण में भावनाओं की गहराई होती है और कोई भी जो पुरानी चीज है उसको याद करके लिखा जाता है। संस्मरण में सजीव चित्रण किया जाता है। क्या भाई मेरे, संस्मरण क्या होता है भाई, सजीव चित्रण। संस्मरण की विशेष, संस्मरण जो होता, संस्मरण में किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी घटना के बारे में सजीव चित्रण होता है। पाठक इस तरह से लिखता है कि लगता है कि जैसे हमारे सामने वो घटना घट रही हो, ऐसे लिखता है भाई मेरे। संस्मरण में सजीव चित्रण होता है। संस्मरण की भाषा, संस्मरण की जो भाषा होती बहुत सहज होती है, सरल होती है। संस्मरण को हमें आसान भाषा में, सहज भाषा में और आम बोलचाल की भाषा में भाई मेरे हम लोगों को संस्मरण को लिखना चाहिए। संस्मरण सामाजिक और ऐतिहासिक घटना पर लिखे जाते हैं। कोई भी जो संस्मरण होता भैया, कोई सामाजिक घटना यानी समाज में कोई घटना घटी हो या कोई सांस्कृतिक घटना हो, इन घटनाओं पर कह सकते हो कि भाई मेरे हमारे यहाँ पर संस्मरण लिखे जाते हैं या संस्मरण लिखने की कला रही है। अगर आप देखेंगे कोई सामाजिक घटना है, कोई राजनीतिक घटना है, कोई आर्थिक घटना है, इन घटनाओं पर अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो संस्मरण है वो हमारे यहाँ पर लिखे गए हैं या लिखे जाते हैं। संस्मरण चयनात्मकता होती है, यानी लेखक सभी घटनाओं पर संस्मरण नहीं लिखता है। उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या जो जिन घटनाओं को लेखक बहुत महत्वपूर्ण मानता है या जिन चीजों को लेखक बहुत अच्छा मानता है, ठीक है, उसी को ही लेखक लिखता है। ठीक है, आप कहने का मतलब क्या है, लेखक के जीवन में बहुत सारी घटना घटी जो बीत गई हैं, लेकिन सभी घटनाओं पर लेखक संस्मरण नहीं लिखता है। लेखक को भाई मेरे जिस घटना पर लगता है कि इस पर संस्मरण लिखना चाहिए, उसी घटना पर भाई मेरे लेखक संस्मरण लिखता है। सभी घटनाओं पर कोई भी लेखक संस्मरण नहीं लिखते हैं। ठीक है, संस्मरण क्या होता है भाई मेरे, जो घटनाएं बीत गई हैं उन घटनाओं को याद करके जब लेखक लिखता है उसी को संस्मरण बोलते हैं। अब कौन कौन से संस्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे महादेवी वर्मा का एक महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखा है। जैसे महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखा है भाई मेरे, मेरा परिवार और श्रृंखला की कड़ियां। तो महादेवी वर्मा का कौन कौन सा संस्मरण है, एक तो भाई उनका जो संस्मरण है अगर आप देखोगे तो एक तो है मेरा परिवार और श्रृंखला की कड़ियां। एक कुछ संस्मरण किसने लिखे, दो संस्मरण भैया महादेवी वर्मा जी ने लिखे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे भाई मेरे, महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व कैसा। देखो महादेवी वर्मा जो है इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। हिंदी साहित्य की महान कवित्री और छायावाद की कविताओं की प्रमुख है क्या है भाई मेरी महादेवी वर्मा। उनका व्यक्तित्व अत्यंत गहन है और बहुआयामी है, यानी महादेवी वर्मा का जो व्यक्तित्व भाई मेरे बहुत खास व्यक्तित्व है। महादेवी वर्मा को उनकी कविताओं के लिए, उनके लेखन के लिए और उनके साहित्य के योगदान के लिए महादेवी वर्मा को भाई मेरे हमेशा याद किया जाता है। उनका लेखन मानवीय संवेदनाओं पर है। महादेवी वर्मा ने भाई जो संवेदनाएं होती है, जो विचार होते हैं, जो प्रेम होता है, जो बीरा होता है और प्रकृति को लेकर के ज्यादातर महादेवी वर्मा ने क्या किया भाई मेरे, अपना लेखन किया है। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व विशेष रूप से नारीवाद के प्रति, प्रकृति के प्रति और भावनात्मक के प्रति रहा है। महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं अक्सर जीवन के गहरे अनुभव पर हैं, संघर्षों पर हैं, महिलाओं के दुख दर्द से जुड़ी महादेवी वर्मा की कविताएं हैं। महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व में जहां एक ओर भावनात्मकता है, वहीं दूसरी ओर महादेवी वर्मा बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हैं। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इसलिए महादेवी वर्मा महिलाओं को कई बार अपने जीवन से संदेश भी बताती हैं। महादेवी वर्मा ने पारिवारिक बंदिशों को दूर किया है और बाहर निकल करके महादेवी वर्मा ने महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए और महिलाओं के साहित्यिक आंदोलन में महादेवी वर्मा ने भाग लिया है। अगर मैं महादेवी वर्मा की बात करूं तो महादेवी वर्मा का जो काव्य लेखन है छायावाद की प्रमुख कविताओं में से हिस्सा है। महादेवी वर्मा प्रेम को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, आत्महत्या को लेकर के भक्ति का चित्रण महादेवी वर्मा ने किया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह जैसे स्मृति या और यमा में उनके जीवन, महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में अपने जीवन के दुख को लेकर के, प्रेम को लेकर के
और सृजनात्मकता को लेकर महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में इन सब चीजों को लिखने का प्रयास किया। अगर भाई मेरे अगर महादेवी वर्मा की बात करूं, महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व साहित्य की नजर से न केवल कवि का है बल्कि एक स्त्री का भी है। तो महादेवी वर्मा एक साहित्य या कवि के रूप में ही बल्कि एक महिला के रूप में भी उन्होंने काफी लेखन किया है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से महिलाओं की बातें की हैं, महिलाओं के क्या कर्तव्य हैं, महिलाओं को समाज में क्या अधिकार है, महिलाओं को अपने लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में किया है। वह एक प्रेरणा स्रोत है महिलाओं की और उनका साहित्य न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए बड़ा योगदान है। और महादेवी वर्मा को कह सकते भाई मेरे हिंदी साहित्य में हमेशा याद किया जाएगा। और महादेवी वर्मा को लेकर के भाई मेरे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आएगा तो मैं जो आपको बता रहा हूं यही आपको लिख करके आना है, ठीक।